चैन की नींद आखिरकार होती क्या है? एक तो नॉर्मली जो नींद आती है, दूसरा आप मानसिक रूप से कितने संतुष्ट हैं, ये दोनों बात जब जोड़िएगा तब चैन की नींद की बात होगी। क्या कारण है कि जेनजी कहता है कि मैं रात रात जागता हूँ, फिर उसके बाद सुबह देर से उठता हूँ और इसी तरीके से मेरी साइकिल चलती है, ये कितना सही है? क्योंकि आप 11-12 बजे तक सो चुके हैं तो नींद की जरूरत नहीं है, तो और देर से नींद आएगी। तो एक विशिष्ट सर्किल की तरह है, आप एक दिन डिस्टर्ब करके उसकी साइकिल को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो डिस्टर्बेंस बना ही रहता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ पॉडकास्ट के एक और बेहद ही खास एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में नींद हमारी सबसे ज्यादा इग्नोर्ड जरूरत बनती जा रही है। कभी देर रात तक मोबाइल, कभी काम का तनाव, कभी रोज बदलता स्लीप शेड्यूल, और कई लोग तो सिर्फ 5 घंटे की नींद को ही पर्याप्त मान लेते हैं। लेकिन क्या कम या इरेगुलर स्लीप सिर्फ थकान देती है, या इसके पीछे कोई सीरियस स्लीप डिसऑर्डर छिपा हो सकता है? क्या रात में बार बार नींद टूटना स्लीप एपनिया का संकेत है? और क्या हमारी खराब नींद का सीधा असर ब्रेन हेल्थ, मेमोरी और मेंटल हेल्थ पर भी पड़ सकता है? इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर अचल श्रीवास्तव है, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, एम्स दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर श्रीवास्तव आपका टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। सबसे पहला सवाल मेरा यही कि हम बोलते हैं कि चैन की नींद आई, आज चैन की नींद आई या आज चैन की नींद नहीं आई, ये चैन की नींद आखिरकार होती क्या है? देखिए, ये तो वैसे मुहावरे वाली बात है, चैन की नींद आना, लेकिन इसमें दो कंपोनेंट है अगर उसको समझने की कोशिश करें। एक तो नॉर्मली जो नींद आती है, दूसरा आप मानसिक रूप से कितने संतुष्ट हैं, तो ये दोनों बात जब जोड़िएगा तब चैन की नींद की बात होगी। तो नॉर्मली सभी लोग सोते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं है कि मानसिक रूप से संतुष्ट हों या असंतुष्ट हों। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि कम से कम आप 7 to 9 आवर्स सोएं एक एडल्ट के लिए। अदरवाइज़ एक्सट्रीम्स की बात करें, ज़्यादा एज में तो कम भी सोते हैं लोग, छोटे बच्चे और ज़्यादा सोते हैं, 14-18 घंटे सो जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन नॉर्मली एक एडल्ट की बात करें तो 7 से 9 घंटे सोना आवश्यक है। तो 7 से 9 घंटे आप सो लिए, टाइम उतना गुजार दिया सोने में, तो उससे आपको फिजिकल रेस्ट और मेंटल रेस्ट काफ़ी मिल जाएगा। लेकिन जो आप जिसकी आप बात कर रही हैं चैन की नींद, उसमें मानसिक रूप से भी संतुष्ट आदमी होना चाहिए। तो वो तो उसका एनवायरनमेंट कैसा है, घर की सिचुएशन कैसी है, उन सब पे डिपेंड करेगा। वो एक डिफरेंट कहानी है। तो चैन की नींद एक दो पार्ट है उसका। लेकिन जब हम शरीर के स्वास्थ्य की बात करते हैं तो साथ साथ बात ब्रेन हेल्थ की भी करनी बड़ी ज़रूरी होती है। तो इस ब्रेन हेल्थ में नींद का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है? हाँ, इतना बड़ा फैक्टर है कि आप कुछ इस तरह समझिए कि आप 24 घंटे में करीब करीब, जैसा मैंने कहा, 7 से 9 घंटे सोइए, तो 1/3 पार्ट हो गया। तो आप अगर किसी आदमी की उम्र 90 वर्ष है तो 30 वर्ष उसने सोने में गुजारा है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि ये इतना आवश्यक है कि अगर नहीं सोते हैं तो हमारा ब्रेन, जो कि सोते समय में, नींद के समय में 3 तरह की नींद होती है उस एक आदमी जब सोता है रात में, तो उस 7 से 9 घंटे के दौरान करीब करीब 90 मिनट से 110 मिनट्स के 4 से 6 साइकिल्स होते हैं। हर साइकिल में एक हल्की स्लीप का पार्ट है, एक थोड़ी गहरी नींद का पार्ट है, और एक जिसमें कि आप ड्रीम कर रहे होते हैं। तो जो गहरी नींद वाला पार्ट है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो जब आएगा तब उस दौरान हमारा माइंड जो है, वो जो कुछ हमने दिन भर में देखा समझा है, उसमें से उसको मेमोरी के रूप में स्टोर करता है। तो अगर हम नहीं उस स्लीप तक पहुंचते हैं तो ये बहुत चीज़ें मिस करेंगे। तो उसके बाद क्या होगा, वो आपकी मेमोरी में नहीं जा रहा, तो आपको अगले दिन मालूम नहीं रहेगा, या इन लॉन्ग टर्म यू विल नॉट रिमेंबर दोज थिंग्स। आपको याद ही नहीं आएगा कि ऐसा ऐसा, अच्छा ऐसा भी था, ऐसा भी था। तो आपने देखा होगा जिन लोगों की नींद गड़बड़ है, वो कुछ न कुछ बात में भूल रहे होते हैं, नहीं ऐसा कब हुआ, मुझे तो नहीं याद है, मुझे तो नहीं याद है, क्योंकि वो उनकी स्लीप की गड़बड़ी है। अगर स्लीप ठीक नहीं है तो ये एक बहुत बड़ा असर है नींद का, जो कि मेमोरी पड़ता है। अन्य बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे कि हम अगर किसी बीमारी की वजह से स्लीप की दिक्कत है, उसका एक एग्जांपल है, हम लोग OSA बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो इसकी वजह से तो फिर अन्य लंबी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो जाना, तो मतलब पैरालिसिस की घटना, वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर OSA है तो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर, OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है किसी को, तो उसमें ये समझिए क्या कि स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, इस पे तो मैं आऊंगी डॉक्टर साहब। लेकिन ब्रेन आखिरकार क्या काम करता है जब हम नींद में होते हैं? क्या ब्रेन भी स्लीप मोड में चला जाता है, या ब्रेन रिपेयर कर रहा होता है बॉडी को और रिजुविनेट कर रहा होता है, ताकि जब नींद से उठेगा इंसान तो फिर एक्टिव महसूस बिल्कुल करेगा? आपने सही कहा, एक्चुअली यही कर रहा होता है। यह काम करने का मौका, हम अभी पीछे यही बात कर रहे थे कि ये काम करने का मौका अगर नहीं मिला उसको, तो आप डिजीज स्टेट में चले जाएंगे, कुछ अन्य बीमारियां हो जाएंगी। तो ये एक्चुअली में जब हम सोते हैं तो ब्रेन जो है रिस्टोरेशन
और इधर उधर शिफ्ट करना, जैसे कंप्यूटर में समझिए कि फाइल शिफ्ट होती है, इधर से उधर चली गई, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कौन सी फाइलें डालनी है, कहाँ कौन सी, कुछ हिप्पोकैम्पस में से निकाल के टेम्पोरल लोब में रखनी है या फ्रंटल लोब में रखनी, कहाँ रखनी है, कॉर्टेक्स में कहाँ रखनी है, ये सब उसी समय में अरेंजमेंट चलता है। डे टाइम में चूंकि आपका ब्रेन और सारे फंक्शन कर रहा होता है तो ये इफेक्टिवली नहीं कर पाता है। रात में ही ये सब, जब आप सो रहे होते हैं, रात नहीं कहना चाहिए, जब भी आप सो रहे हो तो उस दौरान ये कार्रवाई होती है। तो ब्रेन बहुत महत्वपूर्ण काम करता है सोते समय। तो वो जो अभी मैं बात कर रहा था साइकिल्स में आते हैं, तो डीप स्लीप के दौरान ये वाला फंक्शन बहुत अच्छी तरह होता है। तो ब्रेन भी जो है कुछ रेस्ट लेता है, तो लेकिन ये सब काम करके, तो ये सब काम करके तब इसके लिए हमें सोना ज़रूरी है। नहीं सोएंगे तो ये सब काम नहीं होगा और फिर हम डिजीज स्टेट में रहेंगे। तो नींद की बात तो हम करते हैं, नींद आना, लेकिन नींद का भी क्या कोई स्वास्थ्य होता है? क्या एक बेस्ट स्लीप होती है या इरेगुलर स्लीप होती है, या स्लीप की भी कोई डिजीज़ होती है? हाँ, स्लीप के डिसऑर्डर्स तो हैं ही। नींद 7 to 9 आवर्स की ये तो ड्यूरेशन हुआ, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ स्लीप की भी बात है। ये नहीं कि आप 7 से 9 घंटे सोते रहे और लगातार लोग देख रहे हैं आप तो सो ही रहे हैं, आप तो सो ही रहे हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ स्लीप, मतलब वो जो डीप स्लीप वाले पार्ट की बात कर रहा था, जी। वो बहुत इसेंशियल है। वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे स्लीप का। मैंने बताया, एक हल्की नींद का पार्ट, एक स्लीप जिसमें कि हम ड्रीम देख रहे होते हैं, और तीसरा वो डीप स्लीप का पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वही है। डीप स्लीप का पार्ट बहुत ज़रूरी है। वो कम होने पे ज़रूर हमें परेशानियां होंगी, इंक्लूडिंग मेमोरी लॉस तो बड़ी छोटी सी चीज़ है। अगले दिन कुछ लोग जिसको ब्रेन फॉगिंग भी समझते हैं, कुछ बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। आप कहीं किसी लेक्चर देना है तो आप भूल जाएंगे क्या क्या बताना था, क्या नहीं बताना था। लोगों को पहचानने में भी दिक्कत हो सकती है। ये लॉन्ग टर्म में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उनको फिर समाज में काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नींद लें। डॉक्टर साहब, जब आपने बताया कि स्लीप डिसऑर्डर एक नाम की एक चीज होती है, तो स्लीप डिसऑर्डर्स के अनेक प्रकार के होते हैं या एक ही प्रकार का? कुछ कॉमन प्रकार की हम लोग बात करें, वैसे तो लिस्टेड बहुत सारे हैं। जैसे उनके कुछ नामों की बात करते हैं, इंसोम्निया। अब इंसोम्निया, उसका अर्थ ये है कि आपको नींद नहीं आना, लेकिन उसके कारण है ऐसे ही ज़्यादा सोना, हाइपर सोमनोलेंस। तीसरा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये सब कॉमन कारण है। जी। कुछ लोगों को रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि आपके पैरों में इतनी बेचैनी रहती है कि रात देर से नींद आती है। आप जब तक, मतलब काफ़ी बेचैनी, पैर पटक उटक के फिर धीरे धीरे तब जाके आप सोते हैं। मिलेंगे आपको लोग इस तरह के, कम परसेंट है लेकिन काफ़ी लोग, करीब 3-4% लोगों में ये पाया जाता है। जी। और ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बात करें तो करीब 20 से 30% लोगों में है। इंसोम्निया ऐसे ही 10 से 30% लोगों में है। तो काफ़ी लोगों में ये बीमारी है। ये बहुत बड़े बड़े परसेंट है, कोई 1%, 5.5 की बात नहीं कर रहा मैं। 20-30% समाज के 100 लोगों से मिली है, उसमें 30 आदमी बीमार हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी लोगों को ये तकलीफ़ें हैं। इसके अलावा कुछ पैरासोमनियाज हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि रात में नींद में उठे और चल पड़े, तो ये पैरासोमनिया में आता है। सोमनैम्बुलेंस बोलते हैं, चल देते हैं लोग, नींद में ही चल पड़ते हैं। तो इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो कॉमनली मिलते हैं। कुछ कम कॉमन है, कुछ ज़्यादा कॉमन है, वो हमने आपको बताया परसेंट वाइज। डॉक्टर साहब, ये सब तो डिसऑर्डर्स हैं जो मेडिकली टर्म्ड जिनको किया गया है, लेकिन एक आम आदमी या इंसान कैसे समझे कि मुझे स्लीप डिसऑर्डर हो रहा है और ये एक मेडिकल कंडीशन है? क्योंकि जैसे कि हमें आम इंसान मिलते हैं, कल रात नींद नहीं आई, या बड़े दिनों से मुझे रात को नींद नहीं आ रही, या मुझे रात को नींद तो आती है लेकिन मैं बीच बीच में उठ जाता हूँ, और कभी कभी नींद तो पूरी आती है, ऐसा लगा है नींद पूरी आई है, लेकिन फिर भी मैं पूरे दिन भर सोने की चाह में रहता हूँ। ये क्या अलग अलग प्रकार है इरेगुलर स्लीप के? देखिए, बिल्कुल सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि आपकी नींद पूरी नहीं है। इसका क्लियर कट पहचान है कि आप दिन में, आपको डिज़ायर टू स्लीप है, मतलब आपको दिन में बार बार ऐसा लग रहा है कि सोना चाहिए, या सुबह सो के उठने के बाद आपको लगता है कि आज नींद पूरी नहीं हुई है। तो ये दो ऐसे चीज़ें जिससे आदमी तुरंत समझ सकता है कि कल की आपकी कोई दिक्कत थी, आप सो नहीं पाए हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि क्या पहचान है, और पहचान में आप जैसे रात में सोए, सुबह बीच में, कुछ लोग आपने कहा कि रात में जग जाते हैं बीच में बार बार, वो आके बोलते हैं कि हम तो रात में नींद ठीक से नहीं आती, तो उसकी बीमारियां भी कारण हो सकती हैं, कुछ अन्य बीमारियां। बड़ा एक ग्लेयरिंग एग्जाम्पल है प्रोस्टेट। दूसरा, कोई प्रकार का आपके ऊपर स्ट्रेस है, ऑफिस का स्ट्रेस है, वर्क इनकम्प्लीट है, ये सब आपको बार बार रात में जगाएगा। डॉक्टर साहब, इसके साथ अगर मैंने 8 से 9 घंटे, आपने बोला 7 से 9 घंटे की नींद ली, और नींद लेने के बाद भी क्या मैं स्लीप डिप्राइव्ड हो सकती हूँ? ये क्वालिटी ऑफ स्लीप की बात है उसमें। अगर 7 से 9 घंटे आप सोए लेकिन ठीक से नहीं सोए हैं, और वो डीप स्लीप का पार्ट आपका आया नहीं है, इन 2 साइकिल्स, जो 4 से 6 साइकिल्स की बात कर रहा था मैं, रोज आती है नींद, तो उसमें अगर वो डीप स्लीप का पार्ट कम है, नहीं आया है, तो आप 7 से 9 घंटे तक लेटे रहने और सोने के बावजूद आपकी अगले दिन नींद पूरी नहीं रहेगी। यानी सुबह आपको डिज़ायर टू स्लीप, काम में मन नहीं लगना, और कहीं अकेले बैठे हैं या कई बार तो पब्लिक के बीच में बैठे हुए में भी नींद में सो सकते हैं। जी। तो ये
इस चीज़ से समझ में आएगा कि आपकी नींद इनकम्प्लीट है। डॉक्टर साहब, जब हम नींद की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके लिए सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं, हम मोबाइल को मानते हैं। कई लोग बिना मोबाइल को देखे बिना सो ही नहीं पाते हैं, इतनी एडिक्शन तक हो गई है। तो ये मोबाइल की जो ब्लू लाइट निकलती है वो कितनी हानिकारक हो सकती है, और मोबाइल को देखना ही सोने से पहले कितना बड़ा हेल्थ रिस्क हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल ही एडवाइसेबल नहीं है कि आप लाइट स्टिमुलेशन एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स बिफोर स्लीप अपने आँखों को दें या ब्रेन को दें। तो ख़ास करके मोबाइल जो कि डायरेक्टली हमारे आँखों को लाइट भेजता है, जिसकी आप बात कर रहे हैं ब्लू स्क्रीन की, तो ये मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, ये सभी ऐसी लाइट्स भेजते हैं, इंक्लूडिंग टीवी भी। तो ये सब जो है आँखों को ऐसी लाइट भेजता है। तो जो नॉर्मली सोने की प्रक्रिया है उसमें ब्रेन को ये समझना होता है कि अब रात हो गई है, लाइट्स नहीं हैं, फिर वो ब्रेन कमांड देता है, एक प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है मेलेटोनिन नाम से। तो अगर ये हम लाइट देते रहेंगे तो ब्रेन, एक दूसरे शब्दों में कहें, बेवकूफ़ बन जाता है। वो काम ही नहीं कर पाता, मेलेटोनिन को सिक्रीट करिए इस बात की कमांड दे ही नहीं पाता। तो नहीं दे पाता तो फिर नींद नहीं आती है। तो लेकिन आपने देखा होगा कि कई लोग आपको मिलेंगे, वो कहेंगे जब तक मैं मोबाइल देखता नहीं हूँ तब तक नींद ही नहीं आती। जी। तो वो उन्होंने एक्चुअली में आदत बना ली है अपनी। स्लीप तो अपने समय के हिसाब से एक बार की रात में आएगी, एक नहीं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे कभी तो आ जाती है नींद। लेकिन इससे जो, चूंकि वो लाइट कमांड भेज रहे हैं, तरह तरह की लाइट, मोबाइल की लाइट, टीवी की लाइट, ट्यूब लाइट, जो भी रोशनी भेज रहे हैं, तो हार्मोन वाली जो नॉर्मली स्लीप है, स्लीप को समझिए नॉर्मल घटना है, स्लीप इंपॉर्टेंट घटना है, रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपने ये सब करके उसमें डिसरप्शन किया, तो इससे आपकी स्लीप पूरी होगी नहीं। तो इसलिए मोबाइल, टीवी और लैपटॉप, टैबलेट, ये सब चीज़ें कम से कम 1 to 2 आवर्स बिफोर स्लीप, जैसे आपने प्लान बनाया कि 11 बजे सोना चाहिए, तो उस समय आपको कम से कम 9 बजे से बंद करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। ये इस तरह का स्टिमुलेशन बंद करना पड़ेगा, तब जाके जो नींद आएगी, तब नॉर्मली उस हार्मोन सेक्रेट होगा और नींद आएगी। तो इससे ज़रूरी है कि आप जो है 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स, इसके लिए हम लोग ये भी बताते हैं, एक्चुअली स्लीप हाइजीन नाम दिया गया। हम लोग ये भी बताते हैं कि आप जिस कमरे में सोते हैं उसमें इस तरह की लाइटें नहीं रखें जी। टीवी नहीं लगाएं उस कमरे में, मोबाइल को कहीं चार्ज में लगा के छोड़ दीजिए। अब उन लोगों की बात नहीं है जिनको रात में कॉल आ सकती है या कॉल पे हैं, इस तरह की बात अलग है, लेकिन इन जनरल आम तौर पे ये व्यवस्था करनी चाहिए लोगों को कि 1 से 2 घंटे पहले से किसी तरह का स्टिमुलेशन ब्रेन के अंदर नहीं जाने दें, खास करके इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या ब्लू लाइट जिसकी आप बात करें। डॉक्टर साहब, जैसे हमारी बॉडी की एक क्लॉक होती है और बॉडी उसी हिसाब से चलती है, दिन का काम उसी हिसाब से करती है, क्या स्लीप की भी कोई क्लॉक होती है? और कहा जाता है कि एक समय ज़रूर निर्धारित करिए कि हर रोज़ आप उसी समय पर सोइए। स्लीप क्लॉक, ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस जगह है, वो स्लीप सेंटर समझिए, उसका स्लीप क्लॉक समझिए, वो रहता है और वो हमारी डे लाइट पे ही समझ बूझ के चलता है। मतलब ब्रेन को कमांड उसी लाइट से मिलती है कि अभी डे है और अब रात हो गई है, उससे ही कमांड मिलती है, और वही सेंटर जो है फिर वो स्टिमुलस देता है कि हार्मोन रिलीज़ हो, मेलेटोनिन रिलीज़ हो। जी। तो इसलिए ये स्लीप क्लॉक ज़रूर होती है, और उसको ठीक रखने के लिए आपके एफर्ट की बड़ी सख्त ज़रूरत है। तो अगर आप लाइट में घूमते रहेंगे 12 बजे रात तक तो फिर तो मुश्किल है। लेकिन आपकी तरफ से प्रयास होना चाहिए कि रोज़ सोने का समय निर्धारित करिए, और उसके इर्द गिर्द चलता है, आपने आधे घंटे इधर उधर कर दिया, चलता है 1 घंटे, लेकिन आप उसको 2-3 घंटे डेविएट कर देंगे तो ये ठीक नहीं है, फिर वो डॉक्टर साहब, हानिकारक एक होगा। और बड़ा सवाल है, कहीं ना कहीं जेंजी को आजकल लग रहा है कि नींद नहीं आ रही। क्या कारण है कि जेंजी कहता है कि मैं रात रात जागता हूँ, फिर उसके बाद सुबह देर से उठता हूँ और इसी तरीके से मेरी साइकिल चलती है? ये कितना सही है? ये नहीं, बिल्कुल आपका ऑब्जर्वेशन ठीक है। आज के लोग जो है वो जिस तरह से मोबाइल, टैबलेट और लैपटॉप, या कुछ लोग टीवी वाले भी हैं, तो वो चूँकि देर रात तक देखते हैं, और लेकिन आप उनसे अगर पूछें कि आप क्यों देख रहे हैं तो कोई जवाब नहीं है उनके पास। आदत बन गई है, आदत बन गई, वो देखते ही रहते हैं, वो 2-3 बजे रात तक देखते रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे फिर जो जितनी नींद आई, और इससे आप नेक्स्ट डे, नींद तो चाहिए ही बॉडी को, तो उतनी देर तक चलेगी नींद, लेकिन अब किन्हीं कारणों से उठना पड़ा, इनवेरिएबली आपको उठना ही पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं 11 बजे तक सोते रहें, ये सुविधा सबके लिए उपलब्ध नहीं, आप 11 बजे तक सो पाएँ। तो जो लोग इस साइकिल में घुस जाते हैं, वो नेक्स्ट डे फिर और देर से नींद आएगी, क्योंकि आप 11-12 बजे तक सो चुके हैं, तो नींद की ज़रूरत नहीं है, तो और देर से नींद आएगी। तो एक विशेष सर्किल की तरह है, आप एक दिन डिस्टर्ब करके उसकी साइकिल को आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो डिस्टर्बेंस बना ही रहता है। तो इस साइकिल को वो जेन जी को अपनी तरफ से मेहनत करके ब्रेक करना चाहिए, और ब्रेक करने का तरीका वही है, एक समय बनाएं,
उसके 1 to 2 आवर्स पहले से इसको बंद करें। किसी तरह का लाइट का स्टिमुलस, ब्लू लाइट नहीं जाने दें। डॉक्टर साहब, लेकिन जेंजी को यहाँ ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर उनकी स्लीप पर्याप्त उन्हें नहीं मिल पा रही है और वो समय से नहीं सो रहे हैं, तो आज तो वो कह रहे हैं कि चलिए मैं अपनी 7 से 8 घंटे की नींद तो पूरी कर रहा हूँ ना, चाहे मैं 3 बजे सो रहा हूँ या फिर 4 बजे सो रहा हूँ, फिर मैं दिन में लेट उठ रहा हूँ। इसको लेकर एक तो शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, मानसिक स्वास्थ्य पर तो असर पड़ रहा है, लेकिन उसका जो भविष्य है, आने वाले जो उसके साल हैं, चाहे फिर वो 10 साल बाद की बात करो, क्या आने वाले समय में उसके शरीर को और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है? क्या उसे कोई ऐसी बीमारियां लग सकती है क्योंकि वो पर्याप्त नींद उसने वो उन सालों में ली ही नहीं जिसमें उसे बहुत ज़रूरत थी? देखिए, बॉडी को ठीक से फंक्शन करने के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है, ब्रेन को भी ठीक से फंक्शन करने के लिए रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो जब आप सोते हैं तो बॉडी और माइंड दोनों ही रेस्ट कर लेते हैं। तो ये बड़ा आवश्यक पार्ट है। नहीं सोएंगे तो डिस्टर्बेंस तो रहेगा ही। कुछ डिस्टर्बेंस की हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि मेमोरी से लेके हर प्रकार की बातचीत कर रहे हैं हम लोग कि ये डिस्टर्बेंस रहता है। लॉन्ग टर्म में डिजीज़ की बात किया हमने, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ ये सब भी हो सकता है अगर नहीं सोते। लेकिन आज का जेन जी ये सोचता नहीं है। वो अगले 10 साल बाद क्या होने वाला है वो उसके माइंड का पार्ट नहीं है। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि पहले उनको ये समझाना चाहिए कि 10 साल बाद की भी सोचनी है, कल की ही नहीं सोचनी है। वो कल की भी नहीं सोचता आज का जेन जी। आज जहाँ खड़ा है वहीं चलता है। तो अब ये तो सामाजिक सुधार की आवश्यकता है। इसमें हमारे आपके कहने से एक दिन में कुछ नहीं होगा। जब अगर स्लीप डिसऑर्डर जो है अब मेडिकली डायग्नोज हो ही गया, उसके साथ अब क्या कोई इसके टेस्ट होते हैं? किस तरीके से एक डॉक्टर जो है, एक न्यूरोलॉजिस्ट जो है, इसको ट्रीट करता है, डायग्नोज करता है और फिर आगे बढ़ता है? देखिए, इसके जब आप अपनी ये कंप्लेंट लेके किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि मुझे नींद की प्रॉब्लम है, नींद कम आ रही है, तो आपसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि नींद की किस तरह की प्रॉब्लम है। नींद इंड्यूस होने की प्रॉब्लम है, नींद की शुरुआत की प्रॉब्लम है, या नींद आ गई उसके बाद बार बार जगते हैं, या सुबह सो के उठने के बाद आपको लगता है कि नींद इनकम्प्लीट है, या नींद के दौरान कुछ ऐसा तो नहीं कि नींद में बड़बड़ाने की दिक्कत है। वो जो आपके साथ सोने वाला आदमी बता पाएगा कि ऐसा तो नहीं कि रात में आप नींद में बड़बड़ाते हैं, या फिर रात में बहुत ज़्यादा पैर चलाते हैं इधर से उधर। तो ये सब चीज़ें की हिस्ट्री लेने के बाद फिर वो जो चिकित्सक होंगे वो निर्धारित करेंगे कि इसमें क्या बीमारी हो सकती है। तो अब उसके फिर कारण की तलाश की जाएगी। प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर है, इंसोम्निया है, पैरासोम्निया है, या कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, या फिर जो है कोई डिप्रेशन की प्रॉब्लम चली आ रही है जिस वजह से वो रात में देर सोते हैं, या कोई वर्क स्ट्रेस है जिस वजह से रात में देर में सोते हैं, बार बार जगते हैं। तो ये सब समझना पड़ता है। तो जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तो फिर स्लीप का टेस्ट किया जाता है, स्लीप स्टडी बोलते हैं हम लोग। और वो हर केस में नहीं आवश्यक होगा। आपकी हिस्ट्री से, आपकी एग्जामिनेशन से समझ में आएगा कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम है। फिर उसमें स्लीप, खास करके प्राइमरी स्लीप डिसऑर्डर्स जिसमें मैं बात कर रहा था, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, या पीरियडिक लेग मूवमेंट होने की, या फिर पैरासोम्नियास की जिसमें रात में आदमी उठ के चल दे रहा है, इन सब में, या नींद में बड़बड़ाने की आदत, रेम बिहेवियर डिसऑर्डर की स्लीप, तो ये सब चीज़ों के लिए हम लोग स्लीप स्टडी करते हैं। नॉट फॉर रेगुलर वो जिसमें कि आप वर्क स्ट्रेस की वजह से नहीं सो पाए, उसमें स्लीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। या आपको कोई प्रकार का डिप्रेशन है उसकी वजह से नहीं सो पाए, उसमें स्लीप स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्लीप ये चिकित्सक डिसाइड करते हैं, खास करके स्लीप स्पेशलिस्ट जो स्लीप की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग ये सब समझने के बाद स्लीप स्टडी करते हैं, जिसमें रात में मरीज को अस्पताल में भर्ती होना होता है, शाम से आ जाता है, भर्ती रहता है, फिर रात में पूरी स्टडी की जाती है स्लीप की। उसमें हो सकता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया निकल के आए, हो सकता है कोई पैरासोम्निया निकल के आए, तो जो निकलेगा उस प्रकार का फिर इलाज बताया जाता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने एक एडल्ट के लिए 7 से 9 घंटे एक पर्याप्त नींद कहा, लेकिन आज की जो पॉपुलेशन है वो कहती है कि अगर मैं 5 घंटे भी अगर प्रॉपर्ली सो रहा हूँ तो मेरे लिए पर्याप्त है। तो अगर कम नींद आ रही है तो क्या हमारा ब्रेन भी जल्दी एज कर रहा है, बूढ़ा हो रहा है? इसमें 2 चीज़ें बताना चाहूँगा मैं कि 7 से 9 घंटे जो मैंने आपको बताया ये एक रेगुलर बात है। ये हम डिराइव करते हैं फ्रॉम जनरल पॉपुलेशन ओनली, कि 7 से 9 घंटे कोई कहीं किसी ने अचानक नहीं लिख दिया। ये पॉपुलेशन स्टडी से पता चलता है, नॉर्मल लोगों में स्टडी करके पता चलता है कितना सोने पे उनको एक कहा जाए कि सफिशिएंट नींद आई। लेकिन जो आपने बोला 5 घंटे, कई लोग मिलेंगे आपको जो 5 घंटे 6 घंटे सोने के बाद उनको उनकी नींद पूरी रहती है और नेक्स्ट डे उनको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि और सोना चाहिए। तो ये अगर नॉर्मली ऐसा है उनके साथ, तो कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए हम कोई इलनेस की तलाश करें और ढूंढें कि क्यों कम सो रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन रेंज की बात करिएगा तो 7 से 9 घंटे की रेंज है। 5 घंटे सोने वाले लोग नॉर्मल भी हो सकते हैं, इसको मान के चलना चाहिए। कुछ लोगों की नींद कम हो सकती है, ये वेरिएशन है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इलनेस ही हो। इलनेस होगी तो उनको अगले दिन दिक्कत होगी, उनको अगले दिन की प्रॉब्लम रहेगी, बीच बीच में बैठे बैठे नींद आएगी, या
फटीग फील होगा, कुछ चीज़ें भूलने की जी। स्थिति लगेगी, वो सब नहीं है, तो उनकी नींद पूरी जब है आप इसका बात भूलने की करें डॉक्टर साहब, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो गई है आम जिंदगी में भी कि कहीं एक चीज़ रखी थी, वापस गए, पता ही नहीं कि क्या उठाने गए थे, और जबकि पुरानी बातें जो होती हैं वो खासकर याद आ जाती हैं। जब कोई अगर म्यूजिक की टोन बजेगी, कोई गाना बजेगा, तो सारी धुन याद आ जाती है, सारे गाने याद आ जाते हैं, लेकिन कभी कोई एक सिचुएशन को याद करना हो, किसी का नाम याद करना हो, तो आजकल बड़ी प्रॉब्लम हो गई है लोगों को भूलने की। इसका मुख्य कारण क्या हो रहा है? देखिए, इसका जो सबसे प्रमुख कारण आज के समय में है, इसमें मैं दो तरह से डिवाइड करूंगा लोगों को। एक लोग जो कि आज के 25, 30, 35 साल के लोग, और दूसरे 60 से ऊपर साल के लोग, 65, 70, 80 साल के लोग। जो 30-35 साल के लोग हैं, उसमें आप कारण अलग है। आज के समय में 30-35 साल का आदमी, 40 साल का आदमी इतने सारे काम में एक साथ होता है कि उसके लिए ये कहना चाहिए माफ़ है अगर कोई चीज़ भूल गया, क्योंकि ये 25 काम एक साथ कर रहा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसको एक एग्जांपल से समझिए। सभी लोग कंप्यूटर यूज़ करते हैं आपके समय में। आप उसमें विंडोज़ में काम करते हैं, एक विंडो खोला, दूसरी विंडो खोला, वर्ड की भी विंडो चल रही है, एक्सेस की विंडो चल रही है, आपने जी। 25 विंडो खोला, खोलते जाइए विंडो। एक समय आएगा जब वो क्रैश कर जाता है। क्रैश करने का अर्थ काम बिल्कुल करना बंद सही कर बात देता है। या किसी विंडो में तो काम करता है, किसी में आप देख रहे हैं बड़ा मुश्किल है, माउस ही नहीं दिख रहा है तो ये नहीं हो रहा है, तो कर्सर नहीं दिख रहा है तो आप टिप क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इसलिए कि वो अब फेल कर गया सिस्टम। क्यों फेल कर गया? क्योंकि आपने उसकी लिमिट के ओवरलोड बियॉन्ड कर विंडो दिया। खोल दिया। तो इसी ओवरलोड की बात कर रहा हूँ। आज के समय में जो 30-35-40 साल का आदमी है, इतना ओवरलोडेड है वर्क से कि वो उसमें एक आध विंडो तो ठीक से काम नहीं करेगी। लेकिन यही प्रॉब्लम अगर 60, 70, 80 वर्ष की उम्र के लोगों में आएगी, तो उसमें बीमारी की संभावनाएं हैं, खास करके अल्जाइमर्स डिजीज या मेमोरी वाली बीमारियां, फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया या कोई अन्य बीमारी है, साथ में स्ट्रोक हो रखा है उनको मल्टीपल टाइम्स, तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं जो कि आप उस उम्र में सस्पेक्ट करेंगे। लेकिन मैं कम उम्र के लोगों को समझाना चाहूँगा कि मल्टीपल विंडोज़ में काम ना करके कम विंडो खोलें तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसके साथ क्या नींद की कमी से माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी बीमारियां भी बढ़ सकती हैं? स्लीप अगर कम है तो आपको कई बीमारियां हो सकती हैं, जिनमें डिप्रेशन तो है ही। इसके अलावा फॉरगेटफुलनेस है जो कि डेली में नज़र आएगा आपको। इसके अलावा आपको जो किसी बीमारी वाले, जैसे खासकर से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया से जुड़ा हुआ है तो स्ट्रोक भी हो सकता है, कार्डियक डिजीज़ हो सकता है। और यहीं तक सीमित नहीं है, लॉन्ग टर्म में आपको, चूँकि आप सो नहीं रहे हैं, तो आपका बॉडी जो अदर मसल्स और बॉडी पार्ट्स हैं वो भी रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको भी दिक्कत होगी। जी। तो इसलिए कुछ अन्य शारीरिक बीमारियां भी नजर आने लगेंगी। तो इसलिए आवश्यक है कि हम सोएं, पर्याप्त नींद लें। इसके साथ डॉक्टर साहब, जब हम नींद नहीं आती है हमें, तो कई बार हम खुद ही केमिस्ट से जाके कोई नींद की दवाएं खरीद आते हैं और फिर हमें नींद आने लगती है, तो हम उसके कहीं ना कहीं एडिक्टिव हो जाते हैं। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग पिल नहीं लेते, लेकिन रात को अल्कोहल लेते हैं, और अल्कोहल के बगैर लिए बगैर उन्हें नींद नहीं आती। ये कितना हार्मफुल हो सकता है? ये बहुत हार्मफुल है, और ये कहना चाहिए एक बुरी आदतों का नतीजा है। और स्लीपिंग पिल्स तो वैसे तो नहीं मिलती है, वो कोई केमिस्ट दे देते होंगे तो लोग ले आते हैं। लेकिन स्लीपिंग पिल्स वैसे प्रतिबंधित दवाओं में है, वो नहीं मिलती है। और मेलाटोनिन हार्मोन की बात कर रहा था, वो कभी कभी लोगों को आसानी से मिल जाती है, वो लोग ले रहे होते हैं। विदेशों में तो उसका डब्बी ही आती है कि आप 5 मिलीग्राम 10 मिलीग्राम की च्यूइंग टैबलेट्स टाइप की हैं, वो खा लेते हैं लोग, तो वो तो फिर भी मिल जाता है। लेकिन बाकी जो दवाएं स्लीप की हैं वो लोग गलत ढंग से ले आते हैं कहीं ना कहीं से, और फिर उसके आदती बन जाते हैं। कि कभी भी स्लीपिंग की दवाएं जो हैं वो किसी कंसल्टेशन के तहत ही लेना चाहिए, अपने आप नहीं लेना चाहिए। और जहाँ तक आपने अल्कोहल की बात की, वो भी आदत की बात है, लोगों की आदत पड़ी हुई है, कई वर्षों से आदत पड़ी हुई है, तो उसको भी छोड़ना चाहते हैं, वही छोड़ पाएंगे जो मन से इंटरेस्टेड है कि मुझे छोड़ना है। डॉक्टर साहब, आजकल तकनीक का ज़माना है, सब तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके लिए स्मार्ट वॉच पहन रहे हैं। आजकल ये स्मार्ट वॉच पे आपको बताते हैं कि आपने नींद पूरी अच्छे से ली या नहीं ली, पुअर स्लीप थी या बैड स्लीप थी या फिर गुड स्लीप थी आपकी, ये आपका स्मार्ट वॉच बताता है। आपका स्लीप स्कोर भी बताता है। क्या ये भी कहीं ना कहीं स्ट्रेस का कारण बनता है कि आपका स्लीप स्कोर बताया जा रहा है कितना एक्यूरेट है या नहीं, आपने नींद कितनी अच्छी ली कि नहीं ली? देखिए, इस बारे में 2 चीज़ें बताना चाहूँगा। इसमें आपकी टाइप ऑफ पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है कि किस बात को किस तरह समझते हैं। इसमें 2 तरह के लोग होंगे। एक लोग होंगे जो कि इतना ख़राब स्लीप थी मेरी, उससे डिप्रेस हो जाएंगे, अगले दिन भी आज भी ख़राब थी, तो उनका डिप्रेशन का जो स्कोर है बढ़ता चला जाएगा, कुछ दिनों बाद बहुत हाईली डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और कुछ लोग जो जिसको कहना चाहिए क्लैरिटी ऑफ माइंड वाले लोग, जो बात को समझने वाले लोग हैं, वो नेक्स्ट डे वो उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे।
समझ रहे हैं? तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस प्रकार के आदमी हैं। तो इसलिए इन जनरल अब ये समाज में आइडेंटिफाई करके तो रखा नहीं जाता कि ये ऐसा वाला है, ये वैसा वाला है, तो इसको ये यूज़ करने दें, इसको ये यूज़ नहीं करने दें। तो अगर ऐसा लगता है उनको, किसी भी आदमी को, कि आप इस बात से और ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं, तो दे शुड स्टॉप डूइंग इट, नंबर 1। नंबर 2, अगर ज़्यादा ही दिक्कत है तो कंसल्ट करें, किसी चिकित्सक से संपर्क करें, और उसको देखने से जो फ़ायदा उठा सकते हैं, वो आज के समय में बहुत सी प्रकार की चीज़ें उपलब्ध हैं। आप अगर फ़ायदा उठा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो नुकसान भी कर सकती है। तो वो समझना होता है, वो हर आदमी को नहीं समझ में आ रहा हो, अगर वो कुछ उनको डिसरप्शन प्रोड्यूस कर रहा हो उनकी स्लीप में, तो उनको चिकित्सक से संपर्क करके इस बात को एक्सप्लिसिटली चिकित्सक को बताएं कि ये दिक्कत हुई है, तो आई थिंक दे विल बी हेल्प्ड। आखिरी में डॉक्टर साहब 5 ऐसी चीज़ें आप बता दीजिए जिससे एक प्रॉपर नींद, एक हेल्दी नींद जिसको कहा जाए, वो आनी ज़रूरी है, और वो आ सकती है अगर आपके इस संदेश को वो सुन ले। हाँ, देखिए, स्लीप ज़रूरी है तो हमने बहुत बार समझा दिया, और हर आदमी जानता है, जिसको नींद नहीं आती है वो भी जानता है कि स्लीप ज़रूरी है। लेकिन इसमें हम इस बारे में कि स्लीप हमारी ठीक रहे क्या करें, तो कुछ टिप्स की बात करें तो मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले तो जो आपकी, हम उसकी स्लीप हाइजीन कहते हैं एक्चुअली में, मेंटेन करना। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपका जो सोने वाला कमरा है उसमें कोई अन्य प्रकार की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, उसमें सिर्फ सोने का ही काम होना चाहिए। दूसरी बात, टीवी नहीं होना चाहिए वहाँ पे, किसी प्रकार जो लाइटें हैं वो थोड़ी डल होनी चाहिए, ब्राइट नहीं होनी चाहिए लाइटें। ये तो आपके रूम की व्यवस्था हुई। ऐसा रूम हो जिसमें कहीं से साउंड्स नहीं आ रही हो। कई बार ऐसा घर होता है लोगों का बगल में रोड जा रही है, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कोई सा अगर ईयर प्लग यूज़ कर सकते हैं तो करें। ये सबके लिए नहीं, जिसको नींद नहीं आ रही है उसकी बात है, तो वो ईयर प्लग यूज़ करें जिससे कि साउंड नहीं जाए। और फिर भी साउंड प्रूफिंग करा सकते हैं रूम की, तो साउंड प्रूफिंग करा लें। और तीसरी चीज़ कि आप किसी भी प्रकार के गैजेट से दूर रहिए, जो कि ब्लू लाइट की जिसकी हम बात करते हैं। कोई भी गैजेट, आपकी एक्सपेक्टेड जो प्रोजेक्टेड टाइम है सोने का, कितने बजे सोना चाहता हूँ, उससे एटलीस्ट 1 to 2 आवर्स पहले उसको बिल्कुल क्लोज़ कर दीजिए, बिल्कुल क्लोज़ कर दी। कई लोगों की मजबूरी हो सकती है, जैसा मैंने बताया, कुछ लोग कॉल पे हो सकते हैं, कुछ उनको 2 बजे ही जाना हो सकता है, उनका शिफ्ट वर्क ही है, तो वो तो मैं इन जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ कि उन लोगों को ये सब करना चाहिए जिससे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एक टारगेट ज़रूर होना चाहिए सोने का, कि मुझे 11 बजे सोना है, तो 11 बजे सोएंगे का टारगेट बनाएंगे तो वो उस प्रकार से एक्ट करेंगे। टारगेट नहीं है माइंड में, जब आएगी सो जाऊंगा नहीं, तो वो टारगेट नहीं चलता है, तो फिर 2 बजे भी आ सकती है, तो वो नहीं चलता। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्रीवास्तव, आप टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में आए और नींद से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा की। धन्यवाद। तो एक बात तो साफ है कि नींद लग्जरी नहीं है, बायोलॉजी की ज़रूरत है। हम अक्सर कहते हैं कि काम बहुत है, नींद बाद में पूरी कर लेंगे, लेकिन शायद शरीर और दिमाग के लिए नींद कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम लगातार पोस्टपोन करते रहे। कम नींद, बार बार टूटती नींद या बिगड़ा हुआ स्लीप साइकिल शरीर और दिमाग दोनों के लिए वार्निंग साइंस हो सकता है। तो आज से अपनी नींद को बाद में देखेंगे वाली चीज़ ना बनाएं, क्योंकि अच्छी नींद सिर्फ अगले दिन की एनर्जी नहीं, लंबे समय की ब्रेन हेल्थ भी तय करती है। इसी के साथ टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।